Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this interactive session, we are going to discuss problems related to the previous lecture, that is pipeline speed up, and then we'll move to the remaining presentations of day 4. So let's start. Do you have an issue in pipeline speed up? Did you go through? आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चे, any issue in speed up of pipeline? मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Amar, Suhail? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any issue in this lecture? मैम बेसिकली No, ma'am. ये लास्ट एक्चुअली लिया मैम बिकॉज वो दूसरे सब्जेक्ट्स के ना प्रोजेक्ट्स चल रहे थे मैम इस वजह से लेक्चर नहीं लिया लास्ट अभी। अच्छा, तो अब क्या किया जाना चाहिए? इसको कोई एलैबोरेट करेगा इस डायग्राम को? इस डायग्राम को कोई एलैबोरेट करेगा? ये क्या बना हुआ है? मैम ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की डायग्राम है जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं साइकिल फॉर्म में। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। शाबाश, ये 6 स्टेजेस हैं हमारे पास और हम ये टाइमलाइन शो हो रही है जिसमें ये साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 अप टू साइकिल 9 पहले 9 साइकिल्स की प्रोसेसिंग यहाँ पे शो की गई है कि उसमें किस इंस्ट्रक्शन पर किस टाइम पर क्या प्रोसेस हो रहा है या उसकी एग्जीक्यूशन कैसे कंप्लीट की जा रही है और कितनी इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर टाइमलाइन शो की जा रही है। मैम 4 इंस्ट्रक्शंस की। जी, 4 इंस्ट्रक्शंस कैसे कंप्लीट होती हैं पाइपलाइन की सूरत में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइकिल 1 टाइम पर पहली इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में आती है और वो स्टेज 1 में होती है और साइकिल 2 में यही इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 में चली जाती है और इस तरह स्टेज 1 फ्री हो जाती है। तो इस साइकिल 2 टाइम पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 2 स्टेज 1 में दाखिल होती है। तो साइकिल 2 टाइम पर इंस्ट्रक्शन 1 स्टेज 2 में है और इंस्ट्रक्शन 2 स्टेज 1 में है। जी, कौन थर्ड साइकिल को एलेबोरेट करेगा? थर्ड साइकिल को कौन एलेबोरेट करेगा? मैम थर्ड साइकिल में जो इंस्ट्रक्शन 2 थी वो स्टेज 2 से 3 में आ जाती है और पीछे जो स्टेज 2 थी वो M2 हो जाती है और फिर इंस्ट्रक्शन 3 स्टेज 2 में एंटर हो जाती है। साइकिल 3 में स्टेज 1 कौन सी इंस्ट्रक्शन 1 कौन सी स्टेज में चली जाती है? स्टेज 2 में मैम। साइकिल 3 में इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल 3 में इंस्ट्रक्शन 1 किस स्टेज में है? साइकिल 2 में मैम। ओ स्टेज 2 में। बच्चे, ये साइकिल 3 है और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 की ये सारी शो की गई है स्टेजेस। तो इंस्ट्रक्शन 1 इस वक्त किस स्टेज में है? स्टेज 3 में। जी, और इंस्ट्रक्शन 2 किस स्टेज में है? स्टेज 2 में। और इंस्ट्रक्शन 3 किस स्टेज में है? स्टेज 1 में। जी, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइकिल 5 में इंस्ट्रक्शन 1 किस स्टेज में है? स्टेज 6 में। शाबाश। इंस्ट्रक्शन 2? स्टेज 5 में। I3 इंस्ट्रक्शन 3? स्टेज 4 में है।
और इंस्ट्रक्शन 4 3 वो स्टेज 3 इंस्ट्रक्शन में 4 जी। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम जायजा लें पाइपलाइन का, तो एक स्टेज में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होती है। यानी हम देख रहे हैं कि 4 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं और चारों ही डिफरेंट स्टेजेस में हैं। कोई 6 में है, कोई 5 में है, कोई 4 में है और कोई 3 में है, स्टेज 3 में है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये पाइपलाइन में किस साइकिल में कौन सी इंस्ट्रक्शन किस टाइम पर होती है। तो अब ये बताइएगा कि पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितने साइकिल्स की जरूरत है? मैम पहले इंस्ट्रक्शन को 3 फर्स्ट साइकिल इंस्ट्रक्शन को 3 साइकिल कंप्लीट होने 3 साइकिल में इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये पहली इंस्ट्रक्शन। मैम 6 4 साइकिल्स इसको रिक्वायर्ड है इस इंस्ट्रक्शन को। सॉरी, मैम 4 साइकिल्स को रिक्वायर हो रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन को S1 को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को एक स्टेजेस कितनी है इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में? 6 और एक स्टेज को कितना टाइम लग रहा है? एक स्टेज को कितना टाइम लग रहा है मैम एक साइकिल तो पहली इंस्ट्रक्शन की 6 स्टेजेस को कंप्लीट होने के लिए 4 साइकिल चाहिए। 6 साइकिल 6 साइकिल्स 6 ऑब्वियसली बच्चे, ये देखें, 1 साइकिल 1 स्टेज, 1 साइकिल 1 स्टेज। तो एक साइकिल में अगर एक स्टेज कंप्लीट हो रही है तो टोटल तो 6 स्टेजेस हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 6 साइकिल। ठीक है, ओके ओके मैम ओके मैम अच्छा, लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि एक स्टेज को कंप्लीट होने में 2 साइकिल्स लगते हैं। एक स्टेज को कंप्लीट होने में कितने साइकिल लगते हैं? 2 साइकिल अगर लगते हैं, तो अब पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितने साइकिल लगेंगे? कितना टाइम लगेगा? मैम वो साइकिल स्टेज 1 में साइकिल 1 एक साइकिल लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। मैंने ये पूछा है कि अगर स्टेज सिंगल स्टेज को कंप्लीट होने में 2 साइकिल्स लगते हैं, तो 6 स्टेजेस की सूरत में पहले इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगेगा? मैम 12 साइकिल्स 12 साइकिल कैसे फाइंड किया? मैम बिकॉज हमारे साइकिल पास 6 स्टेजेस हैं और हर स्टेज में एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एक इंस्ट्रक्शन के एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए हमें 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपने कैसे टाइम कैसे फाइंड किया, टोटल टाइम कैसे फाइंड किया? मैम हमारे पास टोटल 6 स्टेजेस हैं और एक स्टेज को कंप्लीट होने के लिए 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं। तो फिर सिंपली कैलकुलेट कैसे किया? शाबाश शाबाश। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेजेस को आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? वन स्टेज के टाइम के साथ। ठीक है, आई रिपीट, आपने ये जो कैलकुलेशन की है ये नंबर ऑफ स्टेजेस को मल्टीप्लाई किया है पर स्टेज टाइम के साथ। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? पर स्टेज के टाइम के साथ। ओके, और इस डायग्राम में कितनी इंस्ट्रक्शन शो हो रही है? 4 और स्टेजेस कितनी है एक स्टेजेस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट? 6 शाबाश। तो अब अगर मैं इनको सपोज कर लूं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या टास्क भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि सीपीयू को टास्क मिल रहा है या इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है और इसने यही टास्क परफॉर्म करना होता है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। कि इंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन उसको स्टेजेस में डिकम्पोज किया होता है उसके तमाम काम को, टास्क को या इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हम सपोज करते हैं कि वो कितनी है? n है। इस केस में बताइएगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी इस डायग्राम में? मैम 4 है। 4, और उसी को हमने नाम क्या दे दिया है यहाँ पर? किससे डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या टास्क को? साइकिल से n से। लेफ्ट साइड पर अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम n से शो कर रहे हैं। किसे शो कर रहे हैं? n से। n से, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 4। 4।
अब अगर नंबर ऑफ स्टेजेस को के से रिप्रेजेंट किया जाए, के से डिनोट किया जाए, तो यहाँ पर एक पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितनी स्टेजेस की जरूरत होती है? किसी Six. स्टेजेस में से वो पास होती है 6। तो Six. यहाँ के की वैल्यू क्या है? 6. 6 है। अगर मैं डायग्राम चेंज कर दूं तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना? Yes, ma'am. डिपेंड करता है कि 4 स्टेजेस हैं या 6 स्टेजेस हैं या 10 स्टेजेस हैं। जितनी स्टेजेस हों के की वैल्यू उस तरह वेरी कर जाएगी। करेक्ट? Yes. ओके अभी डायग्राम में शो हो रहा है कि एक स्टेज को कंप्लीट होने में 1 साइकिल लगता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि टाइम पर स्टेज यानी एक पाइपलाइन में एक स्टेज को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको टीपी से शो किया जा रहा है, वेयर पी फॉर पाइपलाइन। तो टी फॉर टाइम, टीपी एक साइकिल का एक स्टेज का टाइम है। टीपी क्या है? एक स्टेज का टाइम है। इस डायग्राम में टीपी की वैल्यू क्या है? 1। और अगर जो मैं दूसरी मैंने एग्जांपल की बात की थी उसमें एक स्टेज का टाइम क्या था? 2 साइकिल्स। 2 साइकिल। 2 एग्जांपल मैंने लिए ना? यस मैम। तो दूसरी जो एग्जांपल थी उसमें मैंने क्या कहा कि एक स्टेज, लेट्स सपोज एक स्टेज जो है वो 2 साइकिल्स में कंप्लीट होती है, तो टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी उस सूरत में? 2 साइकिल्स। ठीक है? यस मैम। अब अगर हमें जितने एन अगर टास्क दिए जा रहे हो या इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हो तो उसका टोटल टाइम फाइंड करना हो, टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट टास्क, पहले टास्क को कंप्लीट करने का टाइम डिफरेंट होगा और बाकी को कंप्लीट होने का टाइम डिफरेंट होगा। डायग्राम में मुझे देख के बताया आपने कि पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? पर स्टेज टाइम। हाँ जी, पर स्टेज टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। तो नंबर ऑफ स्टेजेस को कैसे शो किया जा रहा है? के से। और एक स्टेज के टाइम को किससे शो किया जा रहा है? टीपी से। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहली स्टेज की कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। आई समझ? यस मैम। पहली स्टेज को कंप्लीट करने का टाइम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाई बाय पर स्टेज टाइम। ठीक है? यस मैम। और इसी तरह अगर अब हम डायग्राम को देखते हुए हमने ये बताना हो कि साइकिल 2 इंस्ट्रक्शन 2 को कंप्लीट होने में मजीद कितना टाइम लगेगा, इसी पाइपलाइन को देखते हुए। 7 साइकिल। 7 साइकिल टाइम लगेगा? नो मैम। इसका मैम 14 साइकिल्स। कोई और बताएगा? अगर 6 साइकिल ले ली हो पहली इंस्ट्रक्शन में, तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस टाइम पर फ्री हो रही है, इस पाइपलाइन से बाहर जा रही है? मैम 6 साइकिल्स ही होंगे। कोई और बताएगा इस डायग्राम को देखकर कि 6 साइकिल्स के बाद उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में मजीद कितना टाइम लग रहा है? मजीद कितना टाइम लग रहा है? मैम 1 साइकिल। 1 साइकिल, शाबाश। और इंस्ट्रक्शन 3 को कंप्लीट होने में मजीद कितना टाइम लग रहा है? 2 साइकिल्स। मजीद यानी 1। तो हम ये देख रहे हैं ये जो सीढ़ी सी नजर आ रही है ना, स्टेयर से नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि पहली बार एक इंस्ट्रक्शन जैसी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी हर साइकिल पर हमें एक नई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती नजर आएगी। बात समझ में आई है? यस मैम। साइकिल 7 में सेकंड इंस्ट्रक्शन फ्री होगी, साइकिल 8 में कौन सी इंस्ट्रक्शन फ्री होगी? थर्ड इंस्ट्रक्शन। थर्ड इंस्ट्रक्शन। और साइकिल 9 में कौन सी इंस्ट्रक्शन फ्री होगी? फोर्थ इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है 9 साइकिल्स में ये चारों इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। यही शो कर रहे हैं ना ये डायग्राम? यस मैम। कि ये ऊपर जो टाइमलाइन आपको नजर आ रही है कि 9 साइकिल्स में आखिरी 4th इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गई है। ओके? यस मैम। और अगर मैं यहाँ पर साइकिल नंबर 10 शो करूं और हमारे पास सिर्फ 4 ही इंस्ट्रक्शंस हो तो साइकिल 10 साइकिल पर हमें क्या पाइपलाइन में क्या नजर आएगा? मैम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, शाबाश। सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं पहले 9 साइकिल में। साइकिल 10 टाइम पर फ्री होगी, पाइपलाइन क्या होगी? फ्री होगी, शाबाश। तो पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में तो इतना टाइम लगता है कि मल्टीप्लाई बाय टीपी यानी नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाई बाय पर स्टेज टाइम।
लेकिन उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट होने में सिर्फ 1 साइकिल लगा, उससे अगली को कंप्लीट होने में 1 साइकिल लगा, उससे अगली को कंप्लीट होने में 1 साइकिल लगा, ऐसे है ना? यस मैम। एक एक साइकिल मजीद लगता जा रहा है। तो अगर मैं ये पूछूं कि हमारे पास अगर टोटल इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 हैं और पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 6 साइकिल लगे, तो बाकी कितनी इंस्ट्रक्शन रह गई? मैम दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। मैम 3 इंस्ट्रक्शंस रहेगी। अगर टोटल इंस्ट्रक्शन ही हमारी 4 हैं तो पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो 6 साइकिल लगे हैं, तो रिमेनिंग कितनी इंस्ट्रक्शंस रह गई? बाकी कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? पहली इंस्ट्रक्शन, शाबाश, 3 रह गई हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को n से शो करेंगे तो रिमेनिंग को कैसे शो करेंगे? रिमेनिंग टास्क या इंस्ट्रक्शंस को कैसे शो करेंगे? n-1 के साथ। ओके सही है ना? यस कि मैम। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे डायग्राम में या सिस्टम के पास कितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। सपोज 10 इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो पहली को कंप्लीट होने के बाद बाकी कितनी रह जाएंगी? 10-1 9, ठीक है। 9 और अगर 6 इंस्ट्रक्शंस होंगी तो पहली को कंप्लीट होने के बाद बाकी कितनी रह गई? 5। 6-1 यानी n-1, ठीक है। यस मैम। ओके, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि टाइम टू कंप्लीट रिमेनिंग टास्क इज इक्वल टू, अब बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं डायग्राम में जरा देख के बताइएगा कि नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा? नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस को, रिमेनिंग 3 इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? मैम लगा नेक्स्ट 3 साइकिल्स लगे। यस टोटल टाइम मैम। पूछ रही हूँ, एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक साइकिल, ऐसे ही है ना? यस मैम। एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल, अगली इंस्ट्रक्शन उससे अगला साइकिल, उससे अगली इंस्ट्रक्शन उससे अगला साइकिल। तो अगले 3 साइकिल्स में, साइकिल 7, साइकिल 8 और साइकिल 9 में अगली 3 इंस्ट्रक्शंस फ्री हो गई। जी मैम। ठीक है। तो अगर एक स्टेज का टाइम 1 साइकिल हो, एक स्टेज का टाइम क्या हो? 1 साइकिल। 1 साइकिल हो, तो नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 3 साइकिल। 3 साइकिल। कितना टाइम लगा? 9 3 साइकिल। 3 साइकिल। और अगर एक स्टेज को कंप्लीट होने में 2 साइकिल लग रहे हो तो मैम 6 साइकिल। कैसे निकाला? ये टाइम कैसे निकाला आपने? हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर नंबर दिया ऑफ रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय। रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस को मल्टीप्लाई पर स्टेज टाइम। यस मैम। अब पर स्टेज टाइम अगर 2 साइकिल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साइकिल है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या पढ़ा? n-1 किसे डिनोट कर रहे हैं? n-1। तो टाइम टू कंप्लीट रिमेनिंग टास्क इज इक्वल टू n-1 इनटू टीपी पर स्टेज टाइम। क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो अब अगर सारी इंस्ट्रक्शन, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है और वो टोटल n इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंप्लीट करने कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा? इन दोनों टाइम्स को ऐड कर लेंगे। यानी ये जो फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने का टाइम है और रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट करने का जो टाइम है उनको ऐड कर लेंगे। तो ये देखें एज इट इज मैंने इसको क्या किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन शो किया हुआ है, ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नेक्स्ट रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने वाला टाइम जो है ये मैंने लिखा हुआ है। तो दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं। अब ये जो पहली वैल्यू है ये KTP है और दूसरी वैल्यू n-1 इंटू TP है। तो दोनों टर्म्स में से TP कॉमन ले सकते हैं? यस मैम। कॉमन लेने के बाद पहली वैल्यू के पास क्या रह गया? K प्लस, और दूसरी वैल्यू के पास क्या रह गया? n-1 और कॉमन फैक्टर क्या है? इंटू TP। ठीक है। नहीं समझ आई? मैम आ गई है। हाँ जी। और अगर TP की वैल्यू 1 साइकिल हो तो ये टाइम क्या कहलाएगा? K प्लस
n-1 क्लॉक साइकिल्स, जितने भी क्लॉक साइकिल्स होंगे, टीपी की वैल्यू 1 साइकिल है तो यहाँ पर क्लॉक साइकिल्स लिखा जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट यूज होता है टीपी के लिए वो साइकिल्स में हम ले रहे हैं, क्लॉक साइकिल्स में ले रहे हैं। तो टोटल टाइम क्या बना, k प्लस n-1 क्लॉक साइकिल्स। ओके, नाउ द थिंग इज कि विदाउट पाइपलाइनिंग अगर हमने यही 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना हो तो पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? पहली पाइपलाइन पाइप मैम 6। शाबाश। ये पाइपलाइन को अगर हम देखें ना तो इसमें है क्या कि जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 में जाती है, स्टेज 2 में जाती है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 में आ जाती है और वो पैरेलल इनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। पहली इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 में प्रोसेस हो रही होती है और सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 में प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है? यस मैम। और साइकिल 3 में हम देखते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन स्टेज 3 में प्रोसेस होगी, सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 में और थर्ड इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 में प्रोसेस होगी। तो इन पैरेलल ये काम हो रहा है। लेकिन विदाउट पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक इंस्ट्रक्शन को अगर कुछ 6 स्टेजेस में से गुजारना है तो हम 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन में उसमें स्टेजेस में भेजेंगे। वो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में होती हुई वो 6 स्टेजेस को कंप्लीट करेगी और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हमें मिल जाएगी। तो टोटल टाइम लगेगा 6 साइकिल्स। एक टास्क को या एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 6 साइकिल्स। 6 साइकिल। और उसके बाद जैसे पहले कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम अगले इंस्ट्रक्शन को स्टेज 1 में दाखिल करते हैं। किसमें? स्टेज 1 में। तो पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में अगर 6 साइकिल लगते हैं और अगले 6 लगेंगे दूसरी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है? यस मैम। और उससे अगली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में भी फिर से 6 साइकिल लगे, अगले 6 साइकिल लगेंगे, क्योंकि एक के कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी को पहली स्टेज में दाखिल करते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के 6 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, 6 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो इस प्रोसेस से बाहर आती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल से बाहर आती है, तो तब हम दूसरी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन साइकिल में दाखिल करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है? यस मैम। और उसको भी 6 स्टेजेस लगती हैं, तो उतने ही टाइम साइकिल्स लगेंगे। तो अगर पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में tn टाइम लगे तो n इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? n मल्टीप्लाई बाय tn। शाबाश। यानी पहली इंस्ट्रक्शन को अगर कंप्लीट होने में 6 साइकिल लगते हैं तो 4 इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 24। यानी n की वैल्यू 4 है और tn की वैल्यू 6 है, 6 साइकिल है, तो टोटल कितना बना? 24 साइकिल्स, ठीक है? यस मैम। अब स्पीड अप अगर फाइंड करना हो ना तो स्पीड अप का मतलब ये होता है कि आपने एक रेशो फाइंड करनी है कि स्पीड अप का मतलब होता है कितना फायदा क्या हुआ है पाइपलाइन यूज करने का। तो यहीं से हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पाइपलाइन में यूज करते हैं तो 9 साइकिल में सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन अगर पाइपलाइन यूज ना की जाए तो 24 साइकिल लगते हैं। ऐसी है ना? यस मैम। तो कितना ज्यादा फायदा है? अब उस फायदे को निकालने के लिए हम स्पीड अप रेशो फाइंड करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने टाइम विदाउट पाइपलाइन को डिवाइड करना है टाइम यूजिंग अ पाइपलाइन। तो टाइम विदाउट पाइपलाइन क्या था? NTN, ये पिछले डायग्राम में देखे आखिर में। और टाइम विद पाइपलाइन ये वाला था k प्लस n माइनस 1 इंटू TP। तो बस आपने उसके साथ डिवाइड कर देना है, NTN डिवाइडेड बाय k प्लस n माइनस 1 इंटू TP। तो ये आपकी स्पीड अप रेशियो कहलाती है। क्लियर? यस मैम। और इसमें अगर हम पिछली डायग्राम की वैल्यू निकालना चाहें तो NTN में 24 साइकिल्स आ जाएंगे। NTN में क्या आएगा? 24। और ये वाला जो है डिवाइडेड बाय 9 साइकिल्स। पाइपलाइन से यूज करने से हमारे पास कितने साइकिल्स आ रहे हैं इस डायग्राम में देखें? 9 साइकिल। तो 24 को डिवाइड किया 9 के साथ से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.667 राउंड अबाउट। ओके,
यस मैम। तो इस तरह से हम स्पीड अप फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक कंप्यूटर को कितनी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? एक सीपीयू को कितनी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? मल्टीप्लाई। नहीं, मैंने पूछा है कि कितनी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं एक कंप्यूटर को या एक सीपीयू को, कितनी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं एग्जीक्यूशन के लिए? एक। आपने सिस्टम ऑन कर लिया, एक वक्त में तो एक ही थी उसको, और एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो किस तरह उसको प्रोसेस करता है, पाइपलाइन में करता है या विदाउट पाइपलाइन करता है? मैं टोटल इंस्ट्रक्शन की बात पूछ रही हूँ कि ये पूछ रही हूँ कि टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी उसको देते हैं हम किसी कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब तक आपका सिस्टम ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आपने कोई ना कोई तो म्यूट योर माइक प्लीज, शोर आ रहा है इसकी वजह से। जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है उस वक्त तक कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जरूर उसको मिल रही होती है। वो आप कोई प्रोग्राम चलाएं नहीं चलाएं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन जरूर हो रही होती है, जिसको हम विंडोज कहते हैं। तो आपकी जो विंडो है वो भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हर लम्हा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है और वो एग्जीक्यूट करता रहता है। Got it? यस मैम। तो बताइए जरा टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन, कभी आपने अंदाजा लगाया कितनी इंस्ट्रक्शन हमने दी है? सपोज आपने 5 घंटे ऑन रखा कंप्यूटर, या 10 घंटे ऑन रखा, या 2 घंटे ऑन रखा, कितनी टोटल इंस्ट्रक्शंस आपने सीपीयू को दी एग्जीक्यूशन के लिए? बता सकते हैं? बता सकते हैं? नो मैम। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं कि जितनी देर तक हमारा कंप्यूटर चलता रहा, इसका मतलब है कि सीपीयू अपना काम कर रहा है। सीपीयू का कह रहा है अपना काम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा को हम इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस कह देते हैं। लेट्स सपोज कितनी इंस्ट्रक्शंस? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगर हमारी n की वैल्यू या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वैल्यू इंफिनिटी हो, क्या हो? इंफिनिटी। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने सीपीयू को दी हुई हैं, यानी जितना भी हमारा टाइम ड्यूरेशन था जब तक ये कंप्यूटर ऑन था। तो अगर इनफाइनाइट में कोई 1 माइनस करें और या उसमें 6 स्टेजेस ऐड कर दें, या 6 ऐड करें, 6 वैल्यू ऐड करनी है और 1 माइनस करनी है, तो इसका मतलब है 5 ऐड करना हुआ ना इंफिनिटी में। यस मैम। इंफिनिटी में 5 ऐड करने से कोई उसके इंफिनिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस रेशो को देखें तो इसमें n की वैल्यू, ऊपर वाले n की वैल्यू, अगर नोमिनेटर n की वैल्यू इंफिनिटी हो तो डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला फैक्टर है जिसमें n में से एक हमने माइनस किया और 6 ऐड किया, तो इससे इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इंफिनिटी इंफिनिटी से कैंसिल होकर बाकी क्या रह गया? ऊपर वाले पार्ट में क्या कर रहा है? यानी अगर ये नीचे वाला भी इंफिनिटी कहलाए तो नीचे भी n कहलाएगा फिर? यस मैम। क्योंकि n इंफिनिटी है तो उसमें से 1 माइनस करने से या 6 ऐड करने से, 6 k की वैल्यू हमारी डायग्राम में इस वक्त क्या है? 6 है ना? यस मैम। कोई 5 हो जाएगी, किसी स्टेज पाइपलाइन की स्टेजेस जो है 5 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, लेकिन इंफिनिटी में ऐड करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगा। तो मैं ऊपर भी n शो कर रही हूँ, नीचे भी n शो कर रही हूँ, कोई मसला तो नहीं है इससे लिमिट अप्लाई करने से? n n ही रहेगा। तो अब डिवीजन में n n से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया? tn ओवर टी पी। शाबाश। और ओवर क्या आएगा? टीपी आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर इक्वल के साथ लिखूं इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ लिखूं tn डिवाइडेड बाय टीपी। टीपी, अगर आपको पहली दफा शुरू में या वीडियो में कहीं भी एक वैल्यू मिल रही है तो आप ढूंढना चाहते हैं क्या मुझे मजबूत कर करने की जरूरत है,
समझ आई इस चीज की कि टी एन डिवाइडेड बाई टीपी आ गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विदाउट पाइपलाइनिंग अगर हम पहली इंस्ट्रक्शन का या एक इंस्ट्रक्शन का टाइम निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाई बाय पर स्टेज टाइम। पाइपलाइन ना भी यूज करें तब भी हम पहली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना कैसे टाइम निकालेंगे उसका? बता सकते हैं? नंबर ऑफ स्टेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेज टाइम। नंबर ऑफ स्टेज टाइम नहीं, यानी नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाई पर स्टेज टाइम। ठीक है, तो पर स्टेज टाइम को टीपी से शो किया जाता है, नंबर ऑफ स्टेजेस को के से शो किया जाता है। तो टीएन की जगह पर भी हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? टीएन इज इक्वल टू के इंटू टीपी। टीपी से कैंसिल होकर पीछे क्या रह गया? के। सो के इज कॉल्ड थ्योरेटिकल स्पीड अप। जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा या थ्योरेटिकल जो स्पीड अप आएगा वो क्या आएगा? के आएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टेजेस इन अ पाइपलाइन। नंबर ऑफ स्टेजेस इन अ पाइपलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर स्पीड अप को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसकी नंबर ऑफ स्टेजेस को इंक्रीज कर दें। जहां पर आपने 6 स्टेजेस में इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया वहां पर आप 8 स्टेजेस बना दें, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे स्पीड अप इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड अप को आपने उसमें फाइंड करना है, परसेंटेज में फाइंड करना है, तो मुझे कोई बताएगा कि 2.667 की परसेंटेज क्या आएगी? मैम 26। ये देखें, ये जो ऊपर वाला स्पीड अप है ये भी हमने फाइंड किया था ना कि 2.667 है इस डायग्राम के रो से, इस एग्जांपल के रो से। यस मैम। ये देखिए कि जो हमारे पास स्पीड अप आ रहा है वो इस डायग्राम के मुताबिक 24 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 2.667 आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? 100 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 से। जो डिवीजन वाला होगा उसको परसेंटेज की सूरत में लिख देंगे, ऐसे ही है ना? यस मैम। कि आप 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में क्या आएगा? 26 क्या आएगा? 266.7%। यही आएगा कि नहीं? यस मैम। अब 1% भी इंक्रीज हो जाए तो तब भी बात है, 2% इंक्रीज हो जाए तब भी बात है, 6%, 50%, 90%, और ये कितने परसेंट कह रहा है? 266.7%। 266.7%, यानी कितना ज्यादा स्पीड अप है। हमें कितना ज्यादा फायदा हुआ पाइपलाइन को यूज करने का। आई बात समझ? यस मैम। तो 266.7, अभी हमने कितनी स्टेजेस रखी हैं? 6 स्टेजेस रखी हैं। स्टेजेस कितनी है? 6 हैं, तो हमें इतना फायदा हो रहा है। और अगर हम स्टेजेस की तादाद बढ़ा दें, 6 की बजाय 8 कर दें, तो ये स्पीड अप और भी इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड अप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलो बच्चे क्वेश्चन यही रखते हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेजेस को 6 की बजाय 8 कर देना है। नंबर ऑफ स्टेजेस को 6 की बजाय क्या कर देना है? 8 करना है। तो अब आपने मुझे आंसर बताइएगा जरा, फॉर्मूले आपके सामने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा यही यूज करना है
और के की 6 वैल्यू की बजाय आपने 8 यूज करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, स्पीड अप इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी। ये मैम फॉर्मूला है। 24 को 11 से डिवाइड कर देंगे। 24 कहाँ से? इसमें वैल्यूज पुट करनी है। स्पीड अप s के अंदर वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। जो मैं बोल रहा हूँ सुझाव को समझ आ रही है? इसका मतलब है ये जज करना कि ये रिक्वायर्ड की वैल्यू हमारे पास पूरी देर कहीं भी यूज नहीं करती, उसके लिए आपको पहले पूरी एरे को चला के देखना जरूरी है। वो चाहे एरे 5 साइज की हो या 50 साइज की हो या 500 साइज की हो, आपको पूरी एरे को चला के देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है हमें ये काउंट करना है पूरी एरे की चल रही है और हमारे पास वैल्यू नहीं मिली। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये लूप खत्म होगा थोड़ा सा चेंज कर लो तो जब लूप खत्म होगा लूप के बाहर आने की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ आई तो क्या प्रिंट होगा? आई क्या होगा? आई क्या होगा? क्या आई की वैल्यू क्या होगा? चलिए मैं दोबारा से आ रहा हूँ तो बच्चे वेट करें, ठीक है फाइन राइट क्या बोल रहा हूँ 1 2 3 तो मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 1। ये 1 वाली वैल्यू जो फाइंड होगी तो ये काम करेगा। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास कितनी है इस डायग्राम में? मैम 8। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है? 4। और नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है? 8। और पर स्टेज टाइम कितना है? 1 क्लॉक साइकिल। तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। n की वैल्यू क्या है? 4। टीपी की वैल्यू क्या है? 1 साइकिल। ये tn की वैल्यू क्या है? tn की वैल्यू मैम 8। टीपी इंटू, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमने पहली इंस्ट्रक्शन चाहे वो पाइपलाइन हो या ना हो, उन दोनों ही केसेस में k की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 4 माइनस 1। इसको इसी तरह ब्रैकेट में रखेंगे। टीपी की वैल्यू क्या है? 1 क्लॉक साइकिल, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 क्लॉक साइकिल which is equal to 4 into, अब इसकी वैल्यू क्या है? टीपी की वैल्यू क्या है? अगेन 1 साइकिल। और k की वैल्यू क्या है? 8 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड किया तो क्या है? 8 और 4 कितने हो गए? 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 साइकिल। 1 साइकिल के साथ डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया ना ये? यस मैम। तो आंसर क्या है? मैम 290.9%। क्या आंसर आया? 2.90 909। और अगर मैं परसेंटेज में फाइंड करना चाहूँ तो आंसर कैसे आएगा? इसको मैम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर आएगा 290.90% और 9090%। 290.2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा
तो कितना स्पीड अप हमें मिला? 290, तकरीबन 291%, 291%, 50% भी ज्यादा नहीं है, 100% भी ज्यादा नहीं है, 150% भी ज्यादा नहीं है, 200% भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 291% ज्यादा है स्पीड अप। सिर्फ 2 स्टेजेस मैंने इंक्रीज की हैं, पाइपलाइन की 2 स्टेजेस इंक्रीज की। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर इसी क्वेश्चन के में थ्योरेटिकल स्पीड अप फाइंड करना हो तो थ्योरेटिकल स्पीड अप की वैल्यू क्या होगी? थ्योरेटिकल स्पीड अप इज इक्वल टू k, Yes. and k over here is 6, sorry 8। और अगर हमने इस स्पीड अप को भी परसेंटेज में बताना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 800%। परसेंट का साइन दिखना लाजमी होगा जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। एक तरफ 8 को आप 800 के इक्वल नहीं लिख सकते जब तक कि परसेंटेज का साइन यूज ना किया जाए साथ में। ठीक है, ओके मैम। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड स्पीड अप ऑफ ए पाइपलाइन, थ्योरेटिकल स्पीड अप और नॉर्मल स्पीड अप। एनी इशू? नो मैम। No. ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो प्रेजेंटेशन से है। इसी तरह आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, आज का जो प्रेजेंटेशन का स्केड्यूल है इसमें बाकी सब लोगों को मैंने ऐड कर दिया था। रिवाइज प्रेजेंटेशन स्केड्यूल मैंने शेयर किया था। और सबसे पहले हैं जी मोहम्मद साद। साद, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? साद है हमारे साथ सेशन में? मोहम्मद साद, नो। साद के बाद हैं जी अम्मार सुहेल। अम्मार, आर यू देयर? आर यू रेडी? Yes, ma'am. Please share your presentation slides and start. हम आपको आवाज आ रही है? जी बच्चे, आवाज आ रही है? आप इसको स्टार्ट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mar Suhail and I am a student of University of South Asia. And the topic of the presentation today is what is cluster middleware. First of all, let me know that what is cluster. A cluster is a group of interconnected computers that work together to perform computationally intensive tasks. मैं बेसिकली क्लस्टर एक कंप्यूटर्स का मजमूआ होता है जो कि तमाम कंप्यूटर्स मिलकर एक सिंगल कंप्यूटर की फॉर्म में काम करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये काफी सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं जो कि एक आगे स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। तो स्विच इन तमाम कंप्यूटर्स को एक सीक्वेंस यानी कि इन कंप्यूटर को एक यूनिफाइड की फॉर्म में कर देता है और उनको एक आगे सिंगल कंप्यूटर की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करता है। और क्लस्टर्स की एग्जांपल होती हैं बेड सर्वर्स।
और बेड सर्वर में भी ऐसे होता है कि उनमें सिंगल चेसिस के साथ मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट होते हैं। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज क्लस्टर मिडलवेयर। बेसिकली क्लस्टर मिडलवेयर एक लेयर के तौर पर काम करता है जो कि यूजर इंटरफेरेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक लेयर होती है क्लस्टर मिडलवेयर, जो कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है कि तमाम स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स को मिलाकर एक सिंगल कंप्यूटर की फॉर्म में प्रेजेंट करे। जैसे कि आप ये इधर एग्जाम्पल इसके आर्किटेक्चर में देख सकते हैं कि इधर हमारे पास नीचे 4 स्टैंडअलोन कंप्यूटर्स हैं जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, और ये यूजर इंटरफेरेंस और इन कंप्यूटर्स के दरमियान एक लेयर होती है जिसे कहते हैं क्लस्टर मिडलवेयर, जो कि एक सिंगल सिस्टम इमेज के तौर पर काम करती है। और हमारे पास क्लस्टर मिडलवेयर में 2 टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं SSI which means single system image infrastructure, and the other one is availability infrastructure। SSI इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक यूनिफाइड के तौर पर काम करते हैं और ये एक ही तरह का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जबकि अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लस्टर्स के यस मैम। बच्चा स्टिक टू योर टॉपिक असाइंड ओनली। आपको जो स्लाइड नंबर दी गई है तैयार करने के लिए सिर्फ आप उसी को प्रेजेंट करेंगे, जरूर डिटेल में ना जाए, वरना फिर आपका टाइम इंक्रीज होगा और वो भी नेगेटिव में जाएगा फिर आपके मार्क्स में भी। तो आपको स्लाइड नंबर 8 असाइन की गई थी, सिर्फ उसी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं को एलैबोरेट करेंगे। ओके मैम। स्लाइड नंबर 8 में बेसिकली ये उसकी ना फंक्शंस दिए गए थे, एक क्लस्टर मिडलवेयर क्या टास्क और क्या काम परफॉर्म करता है। बेसिकली ये फंक्शन है सिंगल एंट्री पॉइंट। इट्स मीन दैट सिंगल एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी एक यूजर किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करेगा तो वहां पे उसको एक ही तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 8 कंप्यूटर्स हैं और उनको हमने क्लस्टर मिडलवेयर के साथ एक ही कंप्यूटर के साथ उनको कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर वो इन 8 कंप्यूटर में से किसी भी एक कंप्यूटर के पर लॉगिन करेगा तो हमेशा उसको एक ही तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उसको ये बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि मैं किसी और कंप्यूटर के साथ लॉगिन कर रहा हूँ, उसको एक ही तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल फाइल हायरार्की। इसमें ये होता है कि जैसा कि हर कंप्यूटर के पास उनकी अलग अलग हार्ड ड्राइव होती हैं, मगर SSI का फायदा यही है कि वो ऐसा बिल्कुल भी यूजर को महसूस नहीं होने देता कि वो डिफरेंट कंप्यूटर्स की डिफरेंट हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर रहा है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ही सिस्टम है और मैं उसी सिस्टम में से उसी की हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर रहा हूँ। एंड द अदर पॉइंट इज सिंगल कंट्रोल पॉइंट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर रन किया जाता है अगर किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। यस मैम। बच्चे आपका टाइम जो है वो एक्सीड हो रहा है। आई रिपीट कि आपको सिर्फ अपने टॉपिक पर ही फोकस करना है, उसी के पॉइंट्स को एलैबोरेट करना है जो असाइन किया गया आपको स्लाइड, उसको देखिए। मैम 5 मिनट्स नहीं लोड से 5 to 7 मिनट्स 5 to 7 मिनट है, लेकिन अभी आपने अपना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तक आपने अपनी स्लाइड को स्टार्ट नहीं किया। मैम बेसिकली मुझे ये था कि शायद आपने क्लस्टर मिडलवेयर दिया तो उसी को ही सारा इलैबोरेट करना है। स्लाइड नंबर बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी स्लाइड, और स्लाइड्स भी एज इट इज मैंने स्केड्यूल के साथ अटैच करके आपको सेंड की थी ताकि आपको पता हो कि मैं किस स्लाइड की बात कर रही हूँ। मिडलवेयर में भी 3-4 स्लाइड्स हैं, आपको कौन सी स्लाइड तैयार करनी थी, उसके कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर करने थे, क्लास को प्रेजेंट करने थे। तो आपके जो स्टार्ट होते हैं पॉइंट्स वो होते हैं सिंगल जॉब मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है मैम, मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने ना वो सारे क्लस्टर मिडलवेयर को ना कर दिया था तैयार। नहीं, अपने पॉइंट्स पर फोकस करें, उसको अच्छे से करें। मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ जी यहाँ से। देयर कम द सिंगल जॉब। यस मैम। जी जी कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। देयर कम द पॉइंट सिंगल जॉब मैनेजमेंट सिस्टम।
under a cluster job scheduler, a user can submit a job without specifying the host computer to execute the job. इसका मतलब ये है कि अगर जब भी हम किसी कंप्यूटर को कोई भी टास्क या काम पर करने के लिए देते हैं, तो ये उस कंप्यूटर सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह बाकी कंप्यूटर्स को उस टास्क को डिवाइड करता है। मींस के तमाम कंप्यूटर्स मिलकर वो टास्क परफॉर्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल यूजर इंटरफेरेंस। ये भी हम जिस तरह मैंने पहले आपको इलैबोरेट किया था कि यूजर को जब भी वो किसी भी सिस्टम से लॉगिन करेगा तो उसको हमेशा सेम इन्वायरमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसको ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन कर रहा है, उधर उसको कुछ और चीज हो रही है, अगर वो किसी और से कर रहा है तो वहां पे कुछ और मिल रहा है लॉगिन करने पर। सिंगल आईओ स्पेस, इसका मतलब ये है कि यूजर किसी भी कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से इनपुट और आउटपुट ले सकता है। ठीक है, तमाम कंप्यूटर्स और तमाम कंप्यूटर के पार्ट सेम ही काम कर रहे होंगे। तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स की बात नहीं हो रही है बच्ची, उसकी आईओ की बात हो रही है, यानी उसके साथ पूरे क्लस्टर के साथ जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब में शेयर्ड हैं। यस मैम। अगर कोई कंप्यूटर हाउस है तो आप वो सबके लिए वो शेयर्ड के तौर पर यूज हो रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे पास ही हैं। यस मैम। ये लेकिन वो उसको सिंगल वो एक एनवायरनमेंट उसके सामने आ रहा है, यूनिफाइड एनवायरनमेंट आ रहा है उसके सामने। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। And the other point is check pointing. मैम बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे जैसे कोई प्रोसेसिंग चलती जाती है तो वहां पे चेक पॉइंट लगा दिए जाते हैं कि आया कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कि आया कि इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई फॉल्ट डाटा है तो उसको किस तरह रिकवर, उस फेल डाटा को किस तरह रिकवर करना है और किस तरह उसको रोल बैक करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस माइग्रेशन। बेसिकली इसका भी यही फायदा था कि अगर कोई हमारे पास फॉल्टी डाटा आ गया तो उस फॉल्टी डाटा को हम किस तरह दूसरे कंप्यूटर के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम में फॉल्ट डाटा आ गया तो हम किस तरह दूसरे सिस्टम पर वो उसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी इसका मैम फायदा है। ये इसका एक वर्किंग यानी कि ये वर्किंग है क्लस्टर बिहेवियर की, किस तरह वो सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। That's it, ma'am. I hope that you got the chapter analysis of my topic and sorry मैम कि मुझे पता नहीं था कि वो मेरा टॉपिक वही स्लाइड है, मुझे ये था कि शायद वो कंप्लीट क्लस्टर बिहेवियर के ऊपर इलैबोरेट करना है। बच्चे आपको मैंने स्लाइड्स सबको ना स्लाइड नंबर असाइन किए हुए थे कि आपने सिर्फ पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स को एलैबोरेट करना है, ठीक है? तो आपके सिर्फ 3 पॉइंट थे, सिंगल जॉब मैनेजमेंट सिस्टम और सिंगल यूजर इंटरफेस और सिंगल आईओ स्पेस, और आपने इन तीनों को का टाइम जो है वो दूसरी चीजों को दे दिया है। अब ये देखें कि ये चीज जो है वो असर करेगी मार्क्स पर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है हमारे पास लिस्ट में वो है, चलें देखते हैं बच्चे, आपको मैंने सारे की पॉइंट्स बताए हुए थे कि आपने किस बात का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट है जी मोहम्मद फैजान रमजान। आर यू देयर? मोहम्मद फैजान रमजान, अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मोहम्मद जैन जी बच्चे आप अपने स्लाइड्स शेयर कीजिए। जी मैम। एक सेकंड। बाकी लोग जो स्केड्यूल जिनकी प्रेजेंटेशन प्लीज आप लोग रेडी रहें। इस डिले को कोशिश करें कि मिनिमाइज ही रखें। प्रेजेंटेशन शेयर करने का टाइम जो है वो ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जैन जल्दी करें। शेयर करने का तरीका बता दें।
ओके, राइट साइड पर बॉटम में चेक करें, आपने यस प्रेजेंट। आप प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करें। यस उसके बाद आपको ऊपर वाली साइड पर अपनी ही स्क्रीन नजर आ रही है, उस पर क्लिक करें। योर एंटायर स्क्रीन। जी, योर एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करते ही नीचे शेयर का बटन एनेबल हो जाएगा। यस मैम। तो आप शेयर पर क्लिक कीजिए। मैम शेयर वाला बटन जो है ये इनविजिबल है। मैंने कहा कि ऊपर जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, ऊपर जो विंडो छोटी सी नजर आ रही है जिसमें आपकी अपनी ही डेस्कटॉप नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करें। यस क्लिक करते ही शेयर बटन इनेबल हो जाएगा। जी, शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन। कंटिन्यू कीजिए। इसको स्लाइड शो मोड में लेकर आइए। अपने टॉपिक पर सिर्फ फोकस कीजिएगा और आपको जो टॉपिक असाइन किया गया था ज़ेन वो है स्लाइड नंबर 10 एंड 11 ब्लेड सर्वर्स। वगैरह सारा स्ट्रक्चर। दीन है और मैं BSc का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। मुझे असाइन था वो ब्लेड। आवाज में बहुत शोर है बच्चे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम मैम अब जी, अब बेहतर है, लेकिन आप जब बोलते हैं तब कुछ बेहतर होता है, बाद में फिर जैसे पॉज लेते हैं तो बहुत ज्यादा शोर आता है। मैम अब मैं स्टार्ट करूँ? जी, कीजिए स्टार्ट। मैम मेरे कॉन्टेक्ट इंट्रोडक्शन था जो ब्लेड का अबाउट ब्लेड कंपोनेंट्स, उसके फीचर्स, उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में, उसके एप्लीकेशन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और एंड में उसका कंक्लूजन। इसका इंट्रोडक्शन है ब्लेड सर्वर का। ब्लेड सर्वर्स। मैम आपको मेरी पिक्चर विजिबल हो रही है? यस मैम। मैम सबसे पहले इसका ब्लेड सर्वर्स का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ब्लेड सर्वर्स जो होते हैं ये एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है वो डाटा सेंटर्स में, और इसकी रिक्वायरमेंट। F5 प्रेस कीजिए। F5 प्रेस कीजिए, स्लाइड शो मोड में लेकर आए। कंटिन्यू कीजिए। इसका इंट्रोडक्शन है कि ये ब्लेड सर्वर्स होते हैं ये एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डाटा सेंटर्स में कि ये हम रिक्वायर करते हैं फ्लेक्सिबल हाई डेंसिटी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, और ये परफॉर्मेंस की जो सर्वर्स है उनकी हाई परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ब्लेड सर्वर जो होता है ये ब्लेड सर्वर्स कैन पैक मोर सर्वर परफॉर्मेंस इनटू लेस स्पेस व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ब्लेड सर्वर्स होता है ये जो बाकी सर्वर्स की जो परफॉर्मेंस है उनको लेस स्पेस में और उनकी जो कॉस्ट और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। सिंप्लीफाइंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट उनकी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को भी रिड्यूस करता है और वो इम्प्रूव करता है तमाम डाटा सेंटर की परफॉर्मेंस को। Blade server. Blade server is a stripped down server computer with a modular design optimized to minimum the use of physical space and energy. Blade server जो होता है ये strip down करता है सर्वर, जो कंप्यूटर का सर्वर होता है उसको एक मॉड्यूलर डिजाइन और ऑप्टिमाइज्ड के साथ के वो उसको जो उसकी फिजिकल स्पेस और एनर्जी है उसको मिनिममली यूज करें। Blade server needs a blade enclosure. Blade enclosure को इस्तेमाल करता है which can hold multiple servers। जो blade enclosure है उसके अंदर बहुत सारे blade servers इंक्लूड होते हैं, वो मल्टीप्लाई ब्लेड सर्वर्स इंक्लूड होते हैं। ब्लेड सर्वर्स अलाउ दी नंबर ऑफ सर्वर्स, ये हमें अलाउ करता है कि हम नंबर ऑफ सर्वर्स यूज करें। आगे उसके कंपोनेंट्स है ब्लेड सर्वर्स के कि ये कंसिस्ट करता है दो सीपीयूज के, जो दो मिनिमम सीपीयूज पे उसकी मेमोरी पे इंटरनल स्टोरेज होती है इसके अंदर, और ऑप्टिमल प्लग इन कंपोनेंट्स होते हैं, और नेटवर्क कंट्रोलर सिस्टम इसके अंदर होता है, और इसका प्रोसेसर और आईओ पोर्ट्स होते हैं। ये इसकी डायग्राम है ब्लेड सर्वर्स की। ये इस तरह का हमें वो विजिबल होता है।
इसके फीचर्स हैं कि ये जो होता है ये लोअर हार्डवेयर कॉस्ट, जो इसकी हार्डवेयर की है वो कॉस्ट वो बहुत लोअर है, और ये जो हमारे पास डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत सिंपल है। इसको हम मैक्सिममली ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके डाटा स्पेस सेंटर्स में, इसका ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये पावर कंजप्शन को रिड्यूस कर देता है। इसके अंदर एक ब्लेड चेसिस होती है जो कि डाटा सेंटर्स में ही यूज होती है, स्पेस को और सिस्टम की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये सेव करता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए ये जो इसका रैक माउंट आइदर सेल्फ स्टैंडिंग और रैक माउंटेड चेसिस प्रोवाइड्स द पावर सप्लाई एंड ईच ब्लेड हैज इट्स ओन सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज। रैक माउंटेड हो या उसका अपना सेल्फ स्टैंडिंग हो, जो चेसिस है वो हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और जो हर ब्लेड का होता है वो अपना एक सीपीयू होता है, अपनी एक रैम होती है और अपनी ही एक स्टोरेज होती है। यहाँ पे उसके चेसिस के कंपोनेंट है कि ये पावर सप्लाई के इसके अंदर पावर सप्लाईज यूज होती है, ये कंसोल्स को एसेस और मैनेजमेंट कंसोल एसेस होता है। इसके अंदर कूलिंग फैंस इस्तेमाल होते हैं ताकि इसका वो अंदर से वो हीट अप ना हो जाए, और इसके अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी और ये मीडिया शेयर डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये चेसिस की डायग्राम है। आगे ये सर्वर्स टू ब्लेड, जो बाकी सर्वर्स हैं ये ब्लेड सर्वर्स की डायग्राम है। जो टॉपिक आपको असाइन किया गया था उसमें जो डायग्राम थी इसको एलैबोरेट करें। मैम ब्लेड सर्वर्स मुझे असाइन किया गया था, तो जो आपकी स्लाइड्स में डायग्राम थी उसको एलैबोरेट कीजिए। स्लाइड्स की डायग्राम मैम आपने 10 से 9 स्लाइड्स रिक्वायर्ड की थी। तो 9th और 10th स्लाइड था ना, तो 10th स्लाइड में डायग्राम थी वो एक्सप्लेन कर दो। मैम मुझे लगा कि आपने 9 से 10 स्लाइडें कही हैं कि 9 से 10 स्लाइडें होनी चाहिए। 9 से 10 स्लाइडें नहीं है, स्लाइड नंबर है, कॉलम हेडिंग में पढ़ लेते तो अच्छा होता। बच्चे मैंने आपसे जो शेयर की हुई है पीपीटी फाइल, उसके अंदर हर स्लाइड जो है वो आपको पता है कि अगर 10 स्लाइड्स हों तो 10वीं स्लाइड कौन सी बनती है, आप लेफ्ट पैनल पर देख सकते हैं ना कि ये स्लाइड नंबर 10 है, ये 11 है। तो मैंने आपको 9 नंबर स्लाइड और 10 नंबर स्लाइड स्केड्यूल को कोर्स वगैरह देखिए, उसकी हेडिंग देखिए, स्लाइड नंबर कहा है, नंबर ऑफ स्लाइड्स नहीं कहा। स्केड्यूल है आपके पास? यस मैम। जो फर्स्टली मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट की थी उनको समझें और स्केड्यूल ओपन करें। जो साथ में आपको मैंने पीपीटी स्लाइड्स शेयर की थी उनको ओपन करें, तो तब आपको पूरी बात समझ में आ रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ। एनीवेज थैंक यू सो मच। आप इसको स्टॉप शेयरिंग करें, ये इसको जरा ओपन करके खुद देख लें बच्चे। अब जरा किसी और को मौका दें, आप मीनवाइल चेक करो कि स्लाइड नंबर क्या आपको दिया था। 9 और 10 नंबर स्लाइड थी, 9-10 स्लाइड्स आपने तैयार नहीं करनी थी। दोबारा दूंगा आपको। नहीं बच्चे, जो हो गया सो हो गया। तो मैम अब ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया, बच्चे कोई कंफ्यूजन थी तो इतने दिनों से हो रही है ये प्रेजेंटेशन हो रही है, आपने क्यों नहीं सेशन ज्वाइन किए कि लोगों को पता। आप जब वो करते थे तो मैं उनको साथ में गाइड करती थी, हाँ जी ये करें वो करें इस तरह, तो वो आपने क्यों नहीं उनसे इस सेशन से 3 सेशन से सीखा कि क्या करना है क्या नहीं है। और कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते हैं ना। बहरहाल आपका टाइम बच्चे बहुत आपको हो चुका हुआ है, एक्सीड कर गया है, तो आप स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक कीजिए, स्टॉप प्रेजेंटिंग पर। And next student is Arsalan Shabir Ahmed. मैम अरसलान वो बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है जी अरसलान शबीर। म्यूट योर माइक मोहम्मद जैन प्लीज, थैंक यू।
अरसलान शबीर नहीं है हमारे साथ, तो नेक्स्ट है अहमर मंजूर, एहसन अली वसीम, हाफिज फैजान यस अली। मैम। कौन है जी? यस वाले कौन है? अपना नाम एहसन बताएं। अली वसीम। एहसन अली वसीम, शेयर कीजिए अपनी स्लाइड्स मैम और स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। आपकी स्लाइड नंबर है 10 और 8 से 10 तक है, और पाइपलाइनिंग विद मोर देन 2 स्टेजेस। इसका मतलब है अगर मैं ये लाइन कंपाइल करने की कोशिश करूं तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। पाइपलाइनिंग विद मोर देन 2 स्टेजेस। एरर आएगी कि नहीं? घर मिली मैम कैसे? बहुत शोर आ रहा है। बच्चे इंतहाई अनप्रोफेशनल आप एनवायरनमेंट में हैं इस वक्त, और प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। और एड्रेस सेव करवाने के लिए जो सिंटैक्स है, लाइन है, वो क्या है? %C। इस लाइन को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स शेयर कीजिए प्लीज। ऑर्डर 1 में तो ये बात ठीक है, ये बात पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं ये लाइन लिख दूं तो आपका मतलब क्या है तो गलत। मैं इससे कह रहा हूं C की जो वैल्यू है वो कहां से ले जाए? कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? जी स्लाइड्स तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन ये आउटडोर प्रेजेंटेशन तो ऐसी तो कोई चीज नहीं शेयर की गई थी। आपको पता है कि एक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इनडोर प्रेजेंटेशन, आप आउटडोर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एनीवे स्टार्ट कीजिए, इसको F5 प्रेस कीजिए, स्लाइड शो मोड में लेकर आइए और कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, my name is Hassan Ali Waseem and I'm here to present my presentation. First of all, my topic is pipeline with more than 2 stages. Number 1 is fetch instruction. स्पीकर ऑफ करें, स्पीकर ऑफ करें ये बच्चे। यस मैम। आपके साथ जो लोग हैं या कहीं से भी सिस्टम से आपकी अपनी आवाज बाउंस बैक हो रही है, दोबारा रिपीट हो रही है आपकी आवाज। अगर कोई और आपके साथ लोग Okay, शामिल ma'am, हैं जो वो- सेशन में हैं, तो उनकी स्पीकर से आवाज आ रही है। जिस किसी के पास भी इस वक्त स्पीकर है वो ऑफ कर दे आपके अलावा। यस मैम, कर दिया है। जी कंटिन्यू कीजिए। फेच इंस्ट्रक्शन, रीड द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू अ बफर। यानी कि ये फेच इंस्ट्रक्शन होती है जो हम लोगों ने यानी कि क्या काम करना है उसको यानी कि फेच करती है। डिकोड इंस्ट्रक्शन जो हमने काम करना है उस पर क्या चीज काम प्रोसेसिंग में लानी है वो हमारे पास डिकोड इंस्ट्रक्शन में आती है। कैलकुलेट ऑपरेंड, जो एक्चुअल एड्रेस रहता है जहां से हम लोगों ने चीज उठानी है उसका एक्चुअल एड्रेस पड़ा होता है कैलकुलेट ऑपरेंड के पास। फेच ऑपरेंड वो एड्रेस को ना फेच कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने फेच किया है ना उसको आगे प्रोसेसिंग में लेकर आता है। और राइट ऑपरेंड होता है जो यानी कि कहाँ पर हम लोगों ने उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है हम लोगों ने, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग है हमारी वो किस जगह पे स्टोर होनी चाहिए, मेमोरी में स्टोर होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आता है इसके डायग्राम। तो डायग्राम को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इलेबोरेट करता हूँ कि लेट्स सी कि हम लोगों ने एक गाड़ी बनाने की एग्जांपल ली है हम लोगों ने। यानी कि सबसे पहले हम लोग उसका बनाएंगे इंजन, फिर उसके बाद आएगा उसका डिजाइन, फिर आएगा उसके पेंट वगैरह। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंजन बनाते हैं, जो हमारे पास यानी कि टोटल वर्कर है हमारे पास 24। तो अगर हम लोग सबसे पहले इंजन बनाते हैं तो 24 के 24 वर्कर हमारे वो क्या कहते हैं इंजन बनाने के ऊपर काम करेंगे। तो फिर उसके बाद जो जब इंजन बन जाएगा फिर 24 अगले जो है, जिनमें 24 में से कई फ्री भी होंगे। तो लेकिन ये आ जाता है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जब हम लोग उसके बाद इंजन बना लेंगे जब 24 बंदे, फिर उसके बाद वो आएंगे डिजाइन पे, उसके डिजाइन के ऊपर फिर दोबारा 24 बंदे काम करेंगे, फिर उसके बाद आ जाते पेंट। इस तरह हम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये पाइपलाइनिंग में नहीं आता, ये नॉन पाइपलाइनिंग में आता है। पाइपलाइनिंग में आता है कि हम लोग सबसे पहले
यानी कि उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, यानी कि टोटल जो है जैसे 24 बंदे हैं उसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8-8 के हम लोग पेयर ग्रुप बना देते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो 8 इंजन बनाने पे काम करेगा, सेकंड ग्रुप जो है जैसे वो इंजन बना लेगा 8 ग्रुप का तो वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, तो पहले उसके बाद तो वो साथ ही कहेगा कि मुझे जल्दी से दूसरी गाड़ी का इंजन दे दो, ताकि मैं वो जो 8 बंदे फ्री हैं वो फ्री ना बैठे, वो साथ ही दूसरे गाड़ी के इंजन को काम प्रोसेसिंग में ले आए। इसी तरह वो फिर आगे जैसे वो फर्स्ट वाला जो है वो जैसे वो क्या कहते हैं डिजाइन पे जाएगा 8 बंदों का, जैसे वो डिजाइन बना लेंगे फिर वो वही 8 बंदे जो फ्री हो गए हैं वो दोबारा कहेंगे कि डायग्राम पर हम फोकस लोगों को करते हैं। दूसरी इसी तरह ये है ना कि जैसे हम लोग ये F1 यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फैच होगी उसके बाद वो डिकोडिंग पे जाएगा, तो फैचिंग वाली जो है इंस्ट्रक्शन वो हमारे पास खाली हो जाएगी, तो वो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैचिंग पे काम करना स्टार्ट कर देगी। तो वो आगे डिकोडिंग जब हो जाएगी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो वो फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके डिकोडिंग में काम करना स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट। इस तरह हमारा हम लोग काम लगता है और हम लोग हार्डवेयर को फ्री नहीं होने देते। इसके दिस इज नोन एज पाइपलाइनिंग। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? ऐसा नहीं, आप मुझे ये बताइए, डायग्राम ओपन कीजिए। इस डायग्राम को देखकर आप क्या बता सकते हैं कि एक टाइम पर मैक्सिमम कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस में हो सकती हैं, पाइपलाइन में हो सकती हैं? मैम हमारे पास 9 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती एक हैं वक्त में, एक टाइम साइकिल पर। अगर ऊपर टाइम साइकिल लिखा हुआ है, टाइम साइकिल 1, टाइम साइकिल 2, टाइम या टाइम यूनिट अगर हम कहें टाइम यूनिट 1 2 3, यस मैम। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मैम इस ज्यादा पे से ज्यादा एक कितने इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन में होंगी? मैम मल्टीपल हो सकती हैं मैक्सिमम कितनी? इंस्ट्रक्शन। इस डायग्राम से की रू से बताइए। 14 मैम 14 हो सकती है मैक्सिमम। आप ऐसा कीजिए कि 4 नंबर टाइम ये इसमें देखिए, 4 नंबर कॉलम में चेक कर कीजिए कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली इंस्ट्रक्शन किस स्टेज पर है? 9 मैम। बच्चे पहली इंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है? 4 नंबर टाइम पर पहली इंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है? 4 पे मैम। किस स्टेज में है वो? टाइमलाइन आप बता रहे हैं 4, मैंने आपको टाइम बताया है, आपने सिर्फ स्टेज बताना है। स्टेज का नाम क्या है? पहली इंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है? यहाँ पर एब्रिविएशंस लिखी हुई हैं स्टेजेस की। अभी आपने एलेबोरेट खुद किया है कि ये आपको क्या चीज है पिछली स्लाइड में। मैम फैच ऑपरेंड्स हैं ये जो हम लोग एड्रेस उठाएंगे उसको फैच करता है। तो इसका मतलब यह है कि पहली इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेंड स्टेज में है। यस मैम। टाइम 4 पर सेकंड इंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है? वो कैलकुलेट ऑपरेंड्स में मैम। स्टेज और इंस्ट्रक्शन 3 किस स्टेज में है? डिकोड इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन 4 किस स्टेज में है? मैम वो फैच इंस्ट्रक्शन में है। और इंस्ट्रक्शन 5 किस स्टेज में है? मैम वो भी फैच ही है। नो टाइम मैम वो 4 पर नो टाइम 4 पर मैम खाली है स्पेस। खाली स्पेस का मतलब यह है कि अभी टाइम 4 पर 5th इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में दाखिल नहीं हुई, नहीं हुई। यस मैम। वो टाइम 5 में दाखिल होगी। यस मैम 5 पांचवी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो टाइमलाइन 5 में दाखिल होगी। यस मैम। टाइम 5 पर, साइकिल टाइम 5 पर वो फेच इंस्ट्रक्शन स्टेज में दाखिल होगी 5th इंस्ट्रक्शन। यस मैम। तो एक टाइम पर साइकिल नंबर 4 में एक वक्त में कितनी इंस्ट्रक्शंस इस वक्त पाइपलाइन में की डिफरेंट स्टेजेस में मौजूद है? हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस? 4 मैम। अब मुझे देख के बताइएगा कि टाइम 5 पर कितनी इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन में हैं? 5 मैम। 6 पे बताइएगा कितनी है? 6 मैम। 7 पे बताइएगा कितनी है? 6 मैम।
8 पर कितनी है? और ये क्या होता है का नंबर, ठीक है 6 मैम। और अगली किसी भी टाइम पर आप चेक कर लें 6 से ज्यादा नहीं है। 9th पे भी 6 है। इसका मतलब यस मैम, तो 6 मैंने मैक्सिमम आपसे है। पूछा था कि मैक्सिमम कितनी इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में पाइपलाइन में हो सकती है मैक्सिमम, उसका आंसर क्या 6 है? मैम। जितनी स्टेजेस हैं 6 उतनी ही इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन में हो सकती है, एक वक्त में उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो टोटल स्टेजेस कितनी है? 6 है। नहीं हो सकती। टोटल स्टेजेस भी कितनी है? यस 6 मैम, है। 6 स्टेजेस तो हैं। एक वक्त में 6। किसी भी टाइम पर आप अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस फाइंड करना चाहें तो वो भी उतनी ही होंगी जितने के स्टेजेस की तादाद होती है। यस मैम। डायग्राम समझ में आई है अब आपको? क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम। यस मैम, क्वेश्चन भी आ गया। ये डायग्राम में वैसे टोटल इंस्ट्रक्शंस 9 हैं, लेकिन एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन में 6 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। 6 मैम। ठीक है, यस थैंक यू सो मच। यस ओके मैम, बच्चे, थैंक यू मैम। टाइम आपका जो है वो यहीं पर एंड हो रहा है इस सेशन का। तो क्या किया जाए अब? आप लोग अगर पढ़ के आए होते तो मैं आज के लेक्चर का आपका सिर्फ प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते, लेकिन वो लेक्चर में ही आपने टाइम लगवा दिया। एनीवेज, एक तो सोल्यूशन ये है कि आज आप जितने लोग रह गए हैं वो रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में करें। अगर नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर हमारा ये प्रेजेंटेशन में लग जाएगा। हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मैम रिकॉर्डिंग किस टाइम में हम सेंड करेंगे अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी सेंड? रिकॉर्डिंग अगर एक, मैं आपको वही बता रही हूँ कि दो सोल्यूशन है, या तो आज ही रिकॉर्डिंग और या फिर नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन। तो मेरा ख्याल है कि हम वाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा दिन हो चुके हुए हैं। तो जितने स्टूडेंट रह गए हैं वो आज रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, और उसके लिए मैं वीक 16 में आप लोगों को दोबारा एक नई ये प्रेजेंटेशन असाइनमेंट आपको सेंड करूंगी, जिसके तहत आज के लोग जितने स्केड्यूल हैं वो सेंड कर सकेंगे। और जिनके पिछले कोई किसी की रह गई थी और उसने मुझसे पूछा हुआ है रिस्केड्यूल करने के लिए, तो वो भी आज सेंड कर सकता है, लेकिन डिडक्शन पॉलिसी अप्लाई होगी। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट आज की डेट में प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाता तो याद रखिएगा कि वो डिले में चले जाएगी और 2 मार्क्स डिडक्शन होंगे उसके, आप लेट सबमिशन की। मैम आज कल 12 तक का बजे से टाइम दे पहले देते हैं कि नहीं, आज 12 बजे से पहले आज 12 से पहले 5 मिनट की मैम रिकॉर्डिंग आपने करनी है। आपने रिकॉर्डिंग सेंड मैम करनी है। रिकॉर्डिंग में हमारी वीडियो होगी या सिर्फ रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसे ही होता है जैसे कि आप यहाँ पर अभी आपने शेयर की है, अपनी वीडियो भी शेयर की होती है और स्लाइड्स भी शेयर की होती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है, रिकॉर्डिंग का मतलब आवाज, स्लाइड्स और आपकी अपनी यानी अपीयरेंस जो है, ये तीनों चीजें लाजमी होनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज भी होनी चाहिए। तो जिस तरह आप ऐसा कर सकते हैं, कोई सेशन अपना इसी तरह ही क्रिएट करें खुद से और आप वहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर आपका दूसरे तरीके कोई और मैंने आप लोगों से रिकॉर्डिंग के हवाले से पहले भी मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो वहां पर भी आप उसको देख सकते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन जब दे रहे हों तो तीनों चीजें कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो और साथ में आपकी स्लाइड्स, स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, आप इसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। OBS एक सॉफ्टवेयर है, वो भी यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसकी मदद से जैसे ही रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसका मैनुअल या यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा कि उसको कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप उसको यूज करते हुए भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। एनीवेज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज के डेट यानी 12 बजे से पहले तक आप लोगों ने आज की रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। की पॉइंट्स मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। इन केस आप लेट सबमिशन करते हैं 2 मार्क्स की डिडक्शन है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके लेके आनी है, हम उनको डिस्कस करेंगे। कोई किसी को किसी न्यूमेरिकल में इश्यू हो, किसी टॉपिक में उसको में कंफ्यूजन हो तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप पर है कि आप कितना एक्सप्लोर करते हैं अपने कंटेंट्स को, आफ्टरमीट कंटेंट्स को, और कहाँ कहाँ से क्रिएट के लाते हैं प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, हम उनको ही डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
करने के दौरान करवाया था आपको